बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने अपना स्टैंस तब्दील कर लिया। एक ऐसा स्टैंस जिसके ऊपर हम पिछले कई हफ्तों से सुनते चले आ रहे हैं कि सारा मलबा हर चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट पे है, अब वो तब्दील हो गया। वो फरमाती हैं कि हम फौज से बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक तो अवाम के सामने किसी तरीके से ढके छुपे तरीके से नहीं, दूसरा पहले इस हुकूमत को साइड पे करें। मेरा शो के आगाज में ही ये सवाल है कि अगर किसी तरीके से भी फौज किसी जमहूरी हुकूमत को साइड पर करे तो क्या ये गैर जमहूरी अमल नहीं होगा? और आप अक्सर औकात इस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सियासत में इंटरवेंशन कर रहे हैं, और अब एक ऐसी जमात जो कि जमहूरी जमात होने का दावा करती है वो फौज को इनवाइट कर रही है कि आप एक हुकूमत को, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को गिरा दें। तो क्या ये कॉल और फेल में तजाद नहीं है, और ये स्टैंस में तब्दीली क्यों है? मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जो कि जाने माने एनालिस्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्टैंस मरियम नवाज साहिबा ने लिया है और फौज को फिर से इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, इज दिस अ करेक्ट वन और नॉट? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान याकूब साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने ज्वाइन किया। एंड शौकत पराचा साहब, सीनियर एंकर एंड सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी एंड विल गो सेगमेंट वाइज, ताकि डिबेट में सारा का सारा क्रक्स ना खत्म हो जाए। फारूक साहब, एक तरफ मुस्लिम लीग नून बार बार कहती है कि फौज की इंटरवेंशन सियासत में गलत है, दूसरी तरफ एक हुकूमत को हटाने की बात करना और फौज को सियासी इंटरवेंशन के लिए इनवाइट करना, क्या ये वाली इंटरवेंशन हलाल है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे बड़ा इतराज़ है जब आपने कहा कि वो जमात जो भी आपको एक जमहूरी जमात कहती है। पीएमएलएन ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जमहूरी बिल्कुल नहीं है। ये तो शरीफ फैमिली नहीं, ठीक है, लेकिन शरीफ फैमिली की जमात है ना। शरीफ फैमिली आज अपना होल्ड इस पार्टी पे छोड़ दे और इस पार्टी के अंदर इलेक्शंस हों जिस तरह के एक जमहूरी प्रोसेस में होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए, फिर मैं मानूंगा कि ये एक जमहूरी पार्टी है इन द ट्रू सेंस। बट हैविंग सेड दैट, पहली बात ये है कि मुझे ये बताएं कि हु इज मरियम नवाज? आपकी नज़र में, मेरी नज़र में, आवाम की नज़र में, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की नज़र में मरियम नवाज इज अ कॉन्विक्ट। Should the army be ready, military establishment be ready to sit across the table with the convict आमने सामने बैठ के? वो तो बेल के ऊपर है, नंबर एक। नंबर दो ये है क्योंकि डिमांड तो बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो उन्होंने बात की है कि जनाब एक जमहूरी पार्टी को आप जो है उनको फारिग करें। फौज और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है जमहूरी पार्टी को फारिग करने? उनका तो कोई इख्तियार नहीं है भाई फारिग करना। आपने नवाज शरीफ के, इमरान खान की पार्टी को तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, आप पूरी की पूरी पीडीएम जो है वो मास रेजिग्नेशन करें ताकि फ्रेश इलेक्शन हो। तो कोई जमहूरी तरीके होना चाहिए ना। तो ये आप क्यों फौज को दावत दे रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी जो है उसको वो फारिग करे? वो उनका मैंडेट में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज कौन है, मैं कुछ जवाब दे देता हूँ। एक तो कॉन्विक्ट है, वो तो मैंने कह दिया ऑन बेल, और दूसरा ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने साने मज़ार कायद-ए-आज़म जो है उसमें अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने तमाम वो अपना बेहुरमती की मज़ार कायद-ए-आज़म की, और जारी बात है कायद-ए-आज़म की रूह की और उनकी ग्रेव की। और उसके बाद वो कौन है मरियम नवाज? ये वो हैं जिन्होंने लाहौर के, नैब लाहौर के दफातर पे जो अटैक था वो लीड किया था। मेरा ख्याल उनके हस्बैंड भी उसमें शामिल थे। अब एक दो लोग जो है उसमें पकड़े गए। तो और ये कौन है मरियम नवाज? ये वही है ना जिन्होंने डॉन लीक्स को में प्राइम कैरेक्टर थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो बातें सारी सरकारी मीटिंग की लीक आउट की गई थी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में। तो मुझे आप ये बताएं, वुड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लाइक टू sit across the table with such a person? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, अगर उनको बहुत जरूरत पड़ी तो आप कह सकते हैं कि जो उनकी टॉप लीडरशिप है, नीट एंड क्लीन लीडरशिप, तो खैर वहाँ से आपको नजर आते नहीं है। सबके केसेस चल रहे हैं अदालतों में, किसी के ड्रग के केसेस हैं, किसी के बाकी करप्शन के, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। तो बार फिर भी जो कोई 3-4 क्लीन लोग हैं अगर वो मिलना चाहे, हालांकि मैं समझता हूँ कि अब तो जिस नवाज शरीफ ने कहा हुआ है कि कोई नहीं मिलेगा फौज को बिहाइंड द सीन या जो भी और तरीका है,
तो बिल्कुल मेरा ख्याल है तो ये सडन चेंज है या नहीं है फारूक साहब? ये स्टैंड के अंदर सडन देखिए, चेंज क्यों ये है? सारा क्या देखिए वजह आप है? मुझे क्या मरियम नवाज साहिबा को ये नजर आ रहा है कि जो जमहूरी तरीका होता है हुकूमत को हटाने का, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्या उनको लग रहा है कि ये नहीं चलने वाला? क्या पार्लियामेंट, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फॉर्म में पार्लियामेंट की ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, वो एक जमहूरी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत को नहीं गिरा सकती? व्हाई कॉल द एस्टैब्लिशमेंट ऑन दैट? एग्जैक्टली उनको ये भी नजर आ रहा है कि पीडीएम इज लाइकली टू बी अ नो गो इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग डेज। लेकिन उनको ये भी नजर आ रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो उनको सऊदी अरेबिया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे पनाह लेने के लिए। उनको ये भी नजर आ रहा है कि यूके गवर्नमेंट जो है सीरियसली उनको डिपोर्ट करने की बात करी नवाज शरीफ साहब को। उनको ये भी नजर आ रहा है कि अब वो हार्ले स्ट्रीट में हार्ले क्लिनिक में वो जा रहे हैं, और ताकि किसी तरह ये कवर अप फिर किया जाए कि जनाब उनकी तबीयत खराब है और उनके वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अब शुरू हो रही है। तो देखें, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि कैसे शहबाज शरीफ एंड फैमिली, कल उनकी इंडाइटमेंट हुई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इंक्लूडिंग हमजा और उनकी फैमिली, ये तमाम लोग। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब का कल फिर हुआ है, इश्तहारी डिक्लेयर हुए। माई पॉइंट इज दिस, उनको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकली हो लीगली हो, उनको शरीफ फैमिली इस पाकिस्तान की सियासत से आउट होती नजर आ रही है। तो लिहाजा अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ना। उन्होंने फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उन्होंने सीनियर जनरल्स के और डीजीआई से उनके नाम लेके उनको मिलाइन किया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, फौज में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की। आप मुझे बताएं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को क्या जरूरत है कि वो मरियम नवाज की अपना इस बात के ऊपर वो जनाब कहेंगे आई जी मोस्ट वेलकम, हम आपको चाय भी पिलाते हैं, आपसे बात भी करते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट को फारिग करते हैं? नो वे, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। अभी तक अगर ये मिलिट्री लीडरशिप की साइकी को नहीं समझ सके तो मैं तो फिर हैरान हूं ये किस किस्म के सियासतदान है। अच्छा, ये बता दें कि अब जो गवर्नमेंट आगे से कह रही है कि इनको अपना नैरेटिव ही नहीं पता, पहले कहते हैं फौज से बात नहीं करनी, उसके बाद कहते हैं फौज से बात करनी है, बट ये सडन चेंज, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज अकर्ड? क्यों आई ऐसी तब्दीली एकदम से कि एक तरफ तो बहुत सारे लोगों को नाम ले लेकर पिन पॉइंट किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उस इदारे से बात हो सकती है लेकिन हुकूमत से बात नहीं हो सकती। पहले कह रहे थे हुकूमत हमारा हदफ नहीं है जी। व्हाई द सडन चेंज? मेरा ख्याल है जी, देखिए पीएमएल के अंदर भी बहुत ही आवाजें उठाई गई हैं। जनरल कादिर बलोच ने और कुछ पीएमएल के और लोगों ने, जहरी साहब टॉप लीडर हैं बलूचिस्तान के पीएमएल के, उन्होंने पीएमएल नहीं, छोड़ लेकिन दिया है। आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना होगा जनरल अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से। नहीं, मैंने तो खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जनरल कादिर बलोच की, उन्होंने कोई अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये मेरे चीफ के खिलाफ नैरेटिव है, मेरे चीफ को जब इस तरह कोई कहे तो सवाल ही नहीं पैदा उनके साथ खड़ा हो। आज मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने मोहतरमा सेनेटर रजीना अली खान, मेरा ख्याल यही आलम खान, उनसे मैंने बात की, जिनका सोशल मीडिया पे, जस्ट टू कंफर्म, सोशल मीडिया पे एक बड़ा उनका लेटर और रेजिग्नेशन फ्रॉम द पीएमएलएन बेसिक मेंबरशिप वो सर्कुलेट कर रहा था। तो मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, उनके मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने असूलों पे अपना पीएमएलएन को छोड़ा है और मैं एक फॉर्मर सेनेटर हूं पीएमएलएन की। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जनाब ये इस किस्म की जो नवाज शरीफ का आपका नैरेटिव है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, ये तो कोई भी पेट्रियाटिक और अक्लमंद और बाशऊर पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पीएमएल के अंदर जो डिवीजन क्रिएट हो रही है, पीएमएल के अंदर से जो बगावत की एक फजा शुरू हो चुकी है लेड बाय जनरल कादिर बलोच, मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे भी इनको बड़ी परेशानी है कि ये मामला सारा हो गया उल्टा। और दूसरा जो तहरीक चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराची वाली जो है, उसमें 2 अफसर ठीक हैं, उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज किया और वो जज्बाती हो गए। किस लिए जज्बाती हुए? मज़ार कायद की हुर्मती की खातिर उन्होंने वो कदम उठाया। कोई सिचुएशन नहीं थी जी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो प्राइम किरदार है उस साने के, जिसमें ये मरीम नवाज है, जिसमें कैप्टन सफ्तर है, ये लोग तो दंदनाते फिर रहे हैं, इनको तो शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई नदामत भी नहीं है कि कौम से माफी मांगे कि हमने मज़ार कायद पे जाके ये तमाम सारा गलत काम किया, उनकी बेहुरमती की, लेकिन वो तो ये करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है देयर अंडर ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर, इंटरनल एक्सटर्नल। आई विल नॉट इवन रूल आउट
कि बाहर के कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो नवाशी को कह रहे हैं कि जनाब यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो and ठीक हो surrender गया। yourself before the courts in Pakistan Right. and go and talk to the military over there. राइट ब्रिगेड साहब, वक्त खत्म हो गया है, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से बात कर रहे थे। अभी मेरे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एंकर पर्सन। शौकत पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पराचा साहब, आज की मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट, मैं ही सेज शी सेज में नहीं जाना चाहती, लेकिन बड़े वाज़े तौर पर आइडियोलॉजी का जो है वो फर्क नजर आ रहा है हमें। इससे पहले हमारा इमरान खान की हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है कि आवाज़ें बुलंद होती रही, और अब ये है कि इनको भेजें, उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा। ये आइडियोलॉजी का इतना स्टार्क डिफरेंस, 180 डिग्री डिफरेंस कैसे आया है? थैंक यू वेरी मच। ये कहाँ डिफरेंस आपको नजर आया? वैसे ऑनेस्टली मुझे नहीं नजर आया डिफरेंस, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये हमारे कौमी इदारे हैं, ये शुरू दिन से कह रहे हैं। अच्छा, फिर प्रिजम्पशन जिस पे बात की, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एस्टेब्लिशमेंट इर्द गिर्द वाले लोगों से राब्ते कर रही है, और आज तो मैं समझता हूँ एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। बिकॉज अब सुन लें कि मुझे 4-5 साल हो गए, मैं मसलसल सुनता आया हूं, हमारे जो आज के वफाकी काबीना के लोग हैं ये कहते हैं कि जी मरियम ने मरवा दिया नवाज शरीफ को, कि जी मरियम ने हार्ड लाइन स्टैंस लिया है, तो इसलिए हुकूमत भी नवाज शरीफ की चली गई और PMLN पे भी मुश्किल वक्त आया है। right. लेकिन आज अगर मरियम ये कह रही हैं कि हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के दरवाजे हमारे खुले हैं, और देखिए जब आप डायलॉग पे आमादगी जाहिर करते हैं और डायलॉग जब शुरू होने लगता है, तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि पार्टीज मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से बोलती हैं। पार्टीज हमेशा अपनी पोजीशन बहुत एक्सट्रीम पे रखती हैं, कोई भी हो। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की, मैं आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की एग्जांपल दे दूं, मैं सूडान के हवाले से आपको एग्जांपल दे दूं कि जब भी मुज़ाकरात शुरू होना होते हैं, पार्टीज विलिंगनेस जब एक्सप्रेस करती हैं, जब आमादगी का इजहार करती हैं, तो पार्टीज की पोजीशन बहुत एक्सट्रीम पे होती है। और आज इसलिए मरियम नवाज ने भी कहा कि जी पहले यह है कि पहले इस हुकूमत को चलता करें। अब आपने एग्जैक्टली वही बात की कि ये तो कह रहे थे ना कि हमारी लड़ाई भी इनसे नहीं है, हम तो इनको इतनी अहमियत भी नहीं देते, हमारी तो लड़ाई भी उधर है, और बात अगर करनी होगी तो वो भी उधर ही करनी होगी ना। राइट। अच्छा, अब मुझे जरा एक और बात समझा दीजिएगा पराचा साहब। आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले लें, फाइन, लेकिन एक जो इतने अरसे 2-3 हफ्ते नैरेटिव चलता रहा कि नहीं गड़बड़ उधर से हुई है, वो एक परसेप्शन तो बिल्ड हो गया, चाहे आपने उसको बातचीत तक लाने के लिए डेवलप किया उस नैरेटिव को, या जो भी कह लीजिए उसके अंदर। मेरी जाती तौर पर कुछ PMLN के लीडर्स से बात हुई और वो इस जो पहला स्टैंस था उससे इख्तलाफ करते थे, क्योंकि किसी भी तरीके से हम एक इंस्टीट्यूशन को मलाइन करके और अपनी सियासत को आगे बढ़ाना, ये पराचा साहब आप समझते हैं, इतना अरसा आपने जर्नलिज्म में माशाल्लाह you've got such a vast experience and you are connected at the right places as well। इसकी वजह से जनरली सियासत अपनी जगह पर, लेकिन जनरली एक इज़्तिराब पाया जाता है, एक परसेप्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि नहीं यही गड़बड़ है, यही प्रॉब्लम है, ये शख्स का जिसका नाम लिया जा रहा है इधर ही जो है इश्यूज गड़बड़ हो रहे हैं। तो आप अपने सियासत के चक्कर में किसी को इस तरह मलाइन तो नहीं कर सकते ना, स्पेशली एन इदारा दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। तो आज उन्होंने यही तो बात की ना कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। आज उन्होंने यही बात की। देखिए इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट ऑल कि पहले वो ठीक कहते रहे या पहले वो गलत कहते रहे। मैं कहता हूँ गलत कहा, वो नहीं कहा जाना चाहिए। और मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात है, मुझे ओवर 2 डेकेड्स हो गए मैं जर्नलिज्म में हूँ, इससे भी वर्स्ट हालात में हुकूमतें जाती रहीं और आती रहीं, लेकिन किसी ने नाम नहीं लिए थे। तो हमें भी कंसर्न है, जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारे लिए भी बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान में नाम लेना कब से ये सियासी कल्चर का हिस्सा बन गया। जो बातें
आज कर रहे हैं वो भी तो इसी रास्ते से आए थे ना। अच्छा पराशर साहब, एक बड़ा आसान तरीका जो ये डिमांड आज हुई है कि पहले तो गवर्नमेंट को चलता बनाएं, पहले चलता फिर करें, उसके बाद फिर बाकी मामलात को देखेंगे। बड़ा आसान तरीका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास है। एक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूसरा, सब रिजाइन दे दें, यूनाइट हुए ही हैं तो रिजाइन देने में भी यूनाइट हो जाए और आराम से हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेटा जा सकता है। अब इसके अंदर एक ऐसे इदारे को जिसका जमहूरियत में या जिसका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर तो आप खुद इदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? मैं वन बाय वन दो एस्पेक्ट आपके सवाल के जवाब देता हूं जी। नो कॉन्फिडेंस करना मैं आपको समझाऊं कि कितना आसान या मुश्किल है। 65 खड़े होते हैं, 50 के वोट निकलते हैं, 15 किधर जाते हैं? तो ये तो उनका कसूर है ना, खाने पे इकट्ठे होते हैं, पहले इकट्ठे होते हैं, वोट में गायब हो जाते हैं। ये तो अपने लोगों को किबला दुरुस्त करे। मैं इतनी बात कर सकता हूं, मैं और बात नहीं कर सकता, ठीक है? तो लिहाजा नो कॉन्फिडेंस का पास होना या नो कॉन्फिडेंस लाना इतना भी आसान नहीं है जितना आपने कहा ना कि ऐसे करके ऐसे कर दें और ऐसे हो जाएगा। दूसरी बात ये है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। दूसरी बात ये है कि ये पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज हैं। ये पार्टीज अब भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को अपने अपने पार्टी फ्लैग्स के अंडर लड़ रही हैं। यानी ये इत्तेहाद है फॉर सर्टेन पर्पस। ये सिमुलेशन ऑफ द पार्टीज नहीं है, ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रही। बात तकारीर जो गिलगित में हो रही हैं वो तकारीर मर्जर के लिए नहीं हो रही, वो तकारीर अलग-अलग प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। मसलन अगर हम आज भी कहें कि जी पीडीएम में इख्तिलाफात हैं तो है ना, इसमें कोई शक है? मौलाना साहब कहते हैं कि आप शुरू से ही ना बैठें, आप असेंबलियों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। इधर से कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामेंट का बहुत होना जरूरी है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपील की आर्मी चीफ को आईजी वाले मामले पे, तो इधर से यही मरियम नवाज साहिबा थी ना, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जमहूरियत में अपील जो है वो कहीं और की जाती है, उधर अपील नहीं की जाती। तो क्या ये इख्तलाफ नहीं है? क्या ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन नहीं है? क्या ये अप्रोच डिफरेंस नहीं है? लेकिन माजी में भी हमने देखा, मैं एमआरडी की खबरें अखबार में पढ़ता था, आई वॉज जस्ट अ यंग बॉय, मैं स्कूल कॉलेज का था, ठीक है। लेकिन मैंने ये जब एआरडी बनी तो मैंने इन लोगों को बड़ा क्लोजली देखा। मुख्तलिफ ख्याल की जमातें थी लेकिन इकट्ठी नहीं, एक पर्पस था। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन वाली तहरीक चली, इमरान खान साहब भी उसी तहरीक का हिस्सा थे, लेकिन क्या वो मर्ज हो गए? नहीं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना इस तरह के पीडीएम या एआरडी या एमआरडी, तो मतलब आप कह रहे हैं एक गोल होने के बावजूद भी ये मिलकर रिजाइन नहीं देंगे? ये हर पार्टी का अपना फैसला होगा। और अगर मामलात कुछ हल नहीं होते, देखे ना, मैं फिर कहूंगा मादी में भी तो मामलात हल होते रहे ना। आप मुझे बताएं 90s में इकट्ठे होते, फिर अलहदा हुए, फिर हुकूमत तोड़ी गई, फिर उनको आने दिया गया। इवन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एनआरओ कहते तो हैं कि पीपल्स पार्टी ने किया, बट किसी ने दिया तो था ना एनआरओ। तो इसलिए एक विंडो बन रही है। मैं जाती तौर पे बड़ा परेशान होता रहा हूं कि पाकिस्तान में इतनी कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। भाई एज वन फॉर इंडिविजुअल मैं बड़ा खुश हूं अगर एक विंडो बन रही है डायलॉग की, एक विंडो बन रही है जिससे हम ये कॉन्फ्रंटेशन, लोगों का सड़कों पे आना, आप देखें हमारे इधर उधर क्या हो रहा है, कितने बड़े चैलेंज हैं। आज भी हम इन चैलेंजेस के हवाले से रेजोनेंस हमारे कानों में है। तो उन चैलेंजेस के होते हुए कैन यू एंड आई इमेजिन कि हमारी आवाम सड़कों पे आए? चले लाख नहीं आए, मैं कहता हूं 1000 आ जाए, 2 लाख ना आए, मैं कहता हूं 10,000 आ जाए, 3 लाख ना आए, मैं कहता हूं 20,000 आ जाए, तो वो हमारा फायदा या नुकसान है? तो उससे बचने की अगर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई मैं तो वेलकम करूंगा। टेरिफिक, थैंक यू सो मच पराशर साहब। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शौकत पराचा साहब से, उससे पहले ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से। अभी हमारे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। और ये जो सियासत के अंदर तब्दीली आ रही है, ये एक तरह से जहां टेंशन को डिफ्यूज़ करने की तरफ मामला जा रहा है, वहीं एक और कंट्रोवर्सी खड़ा होने की तरफ जा रही है। इमरान याकूब साहब, मैं उस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ कि सारी जमातें जमहूरी बनती हैं, सारी जमातें कहती हैं कि फ़ौज की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर सारी जमातों से जब आवाज़ आती है या कोशिश होती है एनआरओ की, तो घूम फिर कर यही कहते हैं नहीं जी हम इनसे बात करेंगे लेकिन जमहूरी हुकूमत से बात नहीं करेंगे। क्या ये हमारे एटीट्यूड्स के अंदर दोगलापन नहीं है कि एक जगह कह रहे हैं कि नहीं फ़ौज की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी जगह कहा जा रहा है कि नहीं जी हम फ़ौज से बात करेंगे, जमहूरी हुकूमत को हटाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, आप एक बात को समझे। पहली बात तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है, लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल कुछ ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या हमारे पाकिस्तान जैसे ममालिक में होता क्या है, होता यह है कि जिसने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, किसी सियासी जमात ने भी जो मैकेनिज्म करना हो, या मुल्क में जो भी निज़ाम चलना, उसमें या तो आप ये एक डिफाइन कर दें, जिस तरह से तुर्की ने या मलेशिया ने एक डिफाइन किया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का क्या किरदार होगा, या फिर आप इसमें देखें कि जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, अब इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आप माइनस नहीं कर सकते, किसी तौर भी माइनस नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क जहाँ एक तरफ आपका असली दुश्मन इंडिया बैठा है और दूसरी तरफ आपकी जो मगरबी सरहद है, वहाँ पे आपके सामने सूरत हाल है कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में भी अगर आप देखें तो किस तरह की सूरत हाल रही है और पता नहीं अगले कितने साल तक रहेगी। तो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आप बिल्कुल माइनस कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं सियासतदानों की तरफ। सियासतदान चाहते ये हैं कि करवा करवा थू और मीठा मीठा हप हप। अब जब मेरी बारी आए तो मैं तो ये सोचूं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा अच्छा है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी हो जाए तो मैं एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें कर दूं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट अनीका के साथ चली जाए तो मैं कहूँ जी अनीका ये तो बड़ी ज्यादती है, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट को तो बिल्कुल किसी के साथ मिलना नहीं चाहिए। ये इस तरह की चीजें होती हैं हमारे यहाँ। कब खत्म, इमरान याकूब साहब, कब खत्म होंगी ये चीजें? यानी हर जगह हर वक्त हर जमात इलेक्ट नहीं हो सकती, एक इलेक्ट हो गई दूसरी दफा आ जाएगी, 5 साल का इंतजार करें। ये हर हुकूमत आती है, पहले साल बाद दूसरे साल बाद शुरू हो जाती हैं बातें, हुकूमत गिराएं या हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। हम 5 साल तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते? सारी जमातों की बात कर रही हूँ, फ्रॉम पीटीआई टू पीएमएलएन टू पीपल्स पार्टी। क्यों नहीं है हमें ये तहम्मुल कि हम दूसरी जमात को इख्तिदार में बर्दाश्त कर सके? अच्छा, वैसे अगर आप देखें ना, माजी में अगर ज्यादा दूर ना चले जाए, माजी करीब की बात करें तो मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि ये कल्चर जो है इसको फरोग देने में उनका भी बड़ा रोल है। अगर 2013 के इलेक्शन की बात करें तो उस इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बनी मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो पहले दिन से ही उन्होंने पहले 5 हल्के खोलने का मुतालबा किया और फिर धरना और ये और सारी चीजें, और फिजा को उस तरह से बना दिया कि आपके सामने हालात है कि उन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। जब आप ये करेंगे, जो बीज आप बोएंगे आपको वो काटना भी वही पड़ेगा। अगर आप गंदम बीज दिए तो ये नहीं हो सकता कि उसमें से आप चावल काश्त कर दें। आपने खुद ये कल्चर को फरोग दिया, आपने खुद ऐसे हालात पैदा किए। अब आपके साथ आपकी अपोजिशन भी वही कुछ कर रही है जो आप उनके साथ करते रहे थे। लिहाजा इमरान खान साहब को मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने और पीटीआई ने उनकी क़यादत में इस कल्चर के फरोग में बहुत किरदार अदा किया। हालांकि असल में देखा जाए तो जमहूरियत का दुश्मन है। जमहूरियत क्या है भाई? अगर आवाम ने इलेक्ट किया तो आप 5 साल उन्हें पूरे करने दें, और अगर बकौल आपके ये मान लिया जाए कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, अगर मैं तो वैसे जाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो उनके दावे थे, जो वो कहते थे, वो उस तरह से नहीं कर पाए, तो फिर आप उन्हें एक्सपोज होने दें, बजाय इसके कि आप उनको एक बहाना दे रहे हैं कि जनाब अपोजिशन ने हमें काम नहीं करना दिया। आप तो उन्हें एक्सपोज होने दें ताकि अगली दफा जब 5 साल के बाद 2023 में इलेक्शन हो तो आपके पास एक जवाब हो कि जनाब देखें 5 साल इन्होंने पूरे किए लेकिन ये कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ शायद अपोजिशन भी थोड़ी सी बेसब्री है, वो चाहती है कि इनको मौका पहले मिल जाए। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन से इमरान याकूब साहब आप क्या
पॉजिटिविटी या क्या नेगेटिविटी निकलते हुए देखते हैं अब जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, और जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, इससे अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है? इतनी नफरत के बैठना नहीं है तब तक जब तक, और पार्लियामेंट के जो आपस में ऑपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस हैं वो इस कदर आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ रखे हुए हैं कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अच्छा अनीका, यहाँ फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जिस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये सियासी जमातें कहती हैं कि ये सियासत से दूर रहे, ये आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें, ये उसी को कहती हैं फिर जब कोई मसला होता है वही इस्टेब्लिशमेंट इन्हें इकट्ठा करती है। आप ये देखें, फेडरल का मसला हो या कोई भी और मसला हो तो फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ता है और वो अपना रोल प्ले करते हुए इनको इकट्ठा करना पड़ता है। इनकी सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें, हुकूमत का एक किरदार बड़े भाई का रोल होता है। हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। अपोजिशन ने तो नुक्ते इस तरह के निकाइश निकालना होते हैं, अपोजिशन ने तो अपना मूड दिखाना होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम हुकूमत को किस अंदाज में, ब्लैकमेल तो शायद सख्त लफ्ज हो गया, लेकिन उन्हें पता होता है कि हम हुकूमत को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो हुकूमत को एक्सप्लॉइट करने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए अपोजिशन की पीठ पे हाथ फेरे और उनको मना ले, कुछ दो की पॉलिसी पे करे। अब यहाँ ये बात हो रही है कि हुकूमत खुद अपोजिशन बनी हुई है। वजीर आजम इमरान खान साहब अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं आ पा रहे। उनके वुज़रा ऐसी तकरीरें करते हैं जो अपोजिशन के लोग तकरीरें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिनसे वो अपोजिशन को मजीद प्रवोक करते हैं। जब हुकूमत की तरफ से इस तरह का रवैया होगा तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। राइट, सो हुकूमत काम डाउन हो जाए ताकि अल्टीमेटली ऑपोजिशन जो है हुकूमत से बात करने की तरफ आए और बाकी इदारों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े सियासत के अंदर, जो खुद कहते हैं वो खुद फिर इनविटेशन ना दे रहे हो। इमरान याकूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इससे पहले शौकत पराचा साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ती हूँ एंड अल्टीमेटली यही कहूँगी कि अब हमें एवोल्यूशन के पीरियड से गुजरना होगा। सारी सियासी जमातों को अपने मसाइल आपस में बैठ के हल करना सीखना होगा, और ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट को बुलाकर बाद में फिर ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट रखती है, ये एक फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जरा नाइंसाफी हो जाएगी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।